हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। नई मुहिम मेरे द्वारा। मुहिम के बारे में थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहूँगा। 12th की प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो है। फिजिक्स का परिचय ये देना है कि स्पेशली मैं बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि रोज अखबारों में पढ़ते पढ़ते कि आज 36वें बच्चे ने सुसाइड करा, कोटा में फला जगह 38वें बच्चे ने सुसाइड किया। वो चीज़ें सुन करके बहुत ही, अभी तक मैं ऑफलाइन ही टीचिंग करता रहा हूँ और ग्रेजुएशन फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स, साथ में कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बच्चों को गाइडेंस दिया। बड़ी अच्छा रिजल्ट रहा। आईएससी आईआईटी में मेरे स्टूडेंट टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, वगैरह 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 वगैरह। फॉरेन मिनिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे हैं। इसको देख करके मुझे तकलीफ हुई। पेपर देखो तो लगता है बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। फिर जब मैं 10+2 के लेवल पे बच्चों पर गया तो पता चला वो रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, और रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं एनसीईआरटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। मैंने स्पेशली नीट की बात करूं कि नीट के पेपर में सर, बच्चों बच्चियों, मैं आपको बता दूं, मोर देन 80% क्वेश्चन नीट में तो। और यहाँ तक मैं कह दूं, जेई मेंस में, मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंटरमीडिएट के साथ जेई एडवांस को नहीं पढ़ाया जा सकता। उसके लिए फिर देखते हैं आगे। फिलहाल मेरा ये फोकस है नीट फिजिक्स इंटरमीडिएट के साथ। विश्व बोर्ड, किस भी बोर्ड के आप हैं, सीबीएसई के हैं, आईसीएसई के हैं, स्टेट बोर्ड के हैं, डजेंट मैटर, इंटरमीडिएट के साथ एनसीईआरटी बेस लेकर इस लेवल का 12th और 11th को पढ़ाया जाए कि आपके 80% क्वेश्चन इफर्टलेसली हो जाए। और 80% क्वेश्चन हो जाएंगे, आप सिलेक्शन के बिल्कुल उस पार होंगे। हाँ, मेरिट के लिए आपको 10-20% के लिए ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा, वो बात अलग की रही। आप मैंने पता किया, मैं कोटा भी गया, बहुत बड़ी संस्था में जा करके मैंने अपना ऑडिशन कहते हैं फिल्मों में, इसमें ट्रायल कहते हैं, ट्रायल दिया तो वहाँ सेलेक्ट हुआ। फिर वहाँ के बारे में पता किया तो पता चला टीचर्स 20% के लिए पढ़ा, ऊपर के 20%। वो मान के चलते हैं कि 80% एनसीईआरटी बच्चा जानता है। बच्चे को जब चेक करो तो पता चलता है नहीं साहब, वो नहीं जानता। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। नॉर्थ इंडिया से फिजिक्स जा रही है, ये कहने में मुझे कोई संकोच। स्टेट ऑफ फिजिक्स टीचिंग एंड लर्निंग इज सो 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 पुअर। तो जरूरत है बच्चे को 11th और 12th में इस लेवल की एनसीईआरटी को, मुश्किल नहीं है, बता दिया जाए कि 80% खुद कर ले। फिर उसको खाली मेरिट के लिए एफर्ट करना पड़े। बच्चा जाता है, वो 80% नहीं जानता है, लाख रुपया उसने 2 लाख रुपया जमा किया, उसके बाद साल भर पढ़ा, वो मेहनत भी कर रहा है, पूरा दिन मेहनत कर रहा है। मेरे रिलेटिव में बच्चे मैंने देखे, टेस्ट देता है, पता लगता है पास मार्क उसको नहीं मिला, 80% उसका नहीं है। चलो 80% करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है। आपके घर खुशी आती है, मेरे पास खुशी आती है, आपके सिलेक्शन चलते मेरा पूरा बेस होगा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। जान, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरी बच्चियां, पहला चैप्टर 12th का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। अब आप विद्युत आवेश ना कहें, विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज कहें, दिमाग बैठा लें, क्योंकि आगे किताब में जो आपको मिलने वाली है, कंपटीशन तैयारी करने वाले इंग्लिश मीडियम में मिलेंगी। फिर तुम विद्युत आवेश दिमाग में बैठाए रहोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज पे जाने पे तकलीफ होगी। प्लीज डियर, आप इंग्लिश में चीज़ों को दिमाग में बैठाएं, फिजिक्स वही है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज, सवाल उठता है चार्ज क्या है। अच्छा, मैं बात करता हूँ मास क्या है, व्हाट इज मास, द्रव्यमान क्या है। तो मेरे को और आपको भी 9th में बताया गया, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, कंटेन्ड इन अ बॉडी, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान गुण कहते हैं।
11th में आए। तो कहा मास्टर ने, अब पिछले साल तुम 11th में था ना, तो मास इज अ प्रॉपर्टी, मास इज अ प्रॉपर्टी, द्रव्यमान वह गुण है ड्यू टू विच, जिसकी वजह से एन ऑब्जेक्ट अप्लाइज और फील्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपने कब पढ़ा? 11th में पढ़ा, जब ग्रेविटी आ गई, अब गुरुत्व आ गया। तो द्रव्यमान वह प्रॉपर्टी, वो गुण है जिसके कारण कोई वस्तु गुरुत्वीय बल अनुभव करता है या लगाता है, अनुभव करता है या लगाता है, अप्लाइज आर फील्स। बाद में इस साल तुम जब लास्ट में पढ़ोगे तो आइंस्टाइन अंकल बोलेंगा कि मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत पढ़े होंगे, सुने होंगे, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम मास के इक्विवेलेंट एम सी स्क्वायर एनर्जी है। मेरा अभी कंसंट्रेशन इस डेफिनेशन पर है। व्हाट इज मास? मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो गुरुत्वीय बल आरोपित करता है और गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है। सेम सर, चार्ज इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ एन, charge is also property of an object due to which it experiences or applies electromagnetic interaction on other bodies। कुछ गुण होते हैं, कुछ बेसिक गुण होते हैं, तेरे गुण है ना, तो लल्लू लाल है, तो एनसीईआरटी नहीं छुएगा, तो ट्यूशन पढ़ने जाएगा, वो टेक्स्ट बुक के बजाय वो जो चलती हैं दुनिया भर के प्रकाशन वाली उन किताबों से पढ़ेगा, तो बैठ के नोट्स बनाएगा, कुछ करेगा नहीं, समझेगा नहीं। लल्लू लाल, तेरी ये प्रॉपर्टी है, तेरी ये प्रॉपर्टी है। सबकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ऐसे सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी मास, मास वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है या ग्रेविटेशनल फोर्स करता है। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट की एक और प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? चार्ज। चार्ज बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मूलभूत गुण, कुदरत का पैदा किया हुआ। काहे पैदा किया, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, वो पुरानी फिल्म का गाना है, भगवान ने पैदा किया प्रॉपर्टी। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच some object feels or applies electromagnetic force or other object। चार्ज क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी। मैं एक टेबुलेशन बनाता हूं, मैं एनसीईआरटी के शुरू के 2 पेज खूब ढेर सारा लिखा है ना, तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो इसलिए काम नहीं बनता है। तो रील देखते हो, ये करते हो, वो करते हो, मेरे बस का नहीं रोक पाना, हवा ऐसी चली है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एनसीईआरटी को आपको इजी वे में दे दूं, देख लो, समझ लो, सिलेक्शन ले लो। मैं शुरू के 2 पेज की बात कर रहा हूं। मैंने लिखा ये चार्ज, एक टेबल बनाता हूं, डियर सर। इधर मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र, हिंदी वाले विद्युत क्षेत्र। अब दिमाग में बैठा लो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दिक्कत है? कसम खा रखा है कि विद्युत क्षेत्र ही कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहो यार, आगे आपके लिए इजी हो जाएगा चीजें, आपको लिटरेचर इंग्लिश में ही मिलेगा। फिर हिंदी से इंग्लिश में जाओगे, फिर बहुत बड़ी तकलीफ, दर्द होगा यार। इसे क्यों ना अक्वायर करना। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड लास्ट
but not the least is electromagnetic wave. Electromagnetic wave चार्ज के ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं पार्टनर, ये सब चार्ज के ही परिणाम हैं। क्या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके कॉन्सिक्वेंस चार्ज थी। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे मास इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है या फील करता है। चार्ज भी एक इंट्रिंसिक बेसिक मूलभूत ईश्वर की दी गई प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वह चार्ज ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स को के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाता है। अब चार्ज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कई सिचुएशन, रेस्ट रुका है चार्ज, यूनिफॉर्म मोशन, बिना एक्सीलरेशन, बिना त्वरण के गति कर रहा है, और एक्सीलरेटेड मोशन में है चार्ज। एक्सीलरेटेड मोशन में है चार्ज। चलिए चार्ज के क्या क्या कमाल हैं उसको समझते हैं। चार्ज एट रेस्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा करता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पैदा करता। चार्ज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा, परंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं क्रिएट। अब तीसरी बात, अगर चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग हिंदी वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो में लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग। हाँ है, हाँ है। एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सुना है? हाँ। गामा रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हाँ है, सुना है। राडार वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सुना है, सुना है। टीवी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जी है। हीट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। किससे पैदा होते हैं? चार्ज के एक्सीलरेटेड। 2000 मुझे लगता है 15 में नीट सीधे क्वेश्चन पूछता है, और उसमें उसने टिक कराया है कि चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इनमें से कौन है? विच वन is the intrinsic property अब ये एनसीईआरटी में है, जो पढ़ेगा वो सही आंसर देगा। एनसीईआरटी पढ़ते नहीं, रेफरेंस बुक मास्टर साहब को मिल गया बुक, उसके साथ उनको गिफ्ट मिल गया, उसी का प्रचार करना है। तो चीज पढ़ना है जिससे आसानी से सिलेक्शन होना, बिना इफर्ट के सिलेक्शन होना है। जितना मेहनत बच्चा कर रहा है इधर उधर की किताबों में, एनसीईआरटी पर ध्यान दे। हाँ ये मानता हूँ थोड़ा सा आसान नहीं होता है, तो उसी के लिए तो मैं ये काम कर रहा हूँ, या आपको आसान हो जाए एनसीईआरटी आपके सिलेक्शन। विच वन इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज, ऑफ अ चार्ज? ए इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, बी मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग, शॉर्ट में ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग। सी नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। ऐसा सवाल पूछा, नीट ने पूछा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक मूलभूत प्रॉपर्टी जो हर हालत में मौजूद हो। चार्ज रुका है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा कर रहा है, चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है।
चार्ज जब रुका है तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा कर पा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पैदा कर पा रहा है। यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पैदा कर रहा है। एक्सीलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पैदा कर रहा है। तो वो प्रॉपर्टी जो हर हाल में चार्ज के साथ एसोसिएटेड है कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। रेस्ट वाली सिचुएशन में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन की सिचुएशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, और एक्सीलरेटेड में तो आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स, जिसमें मैक्सवेल साबित कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग नहीं है, बिल्कुल कपुल्ड हैं, बिल्कुल कपुल्ड चोली दामन का साथ। अलग अलग करके स्टडी नहीं किया सकता। फिलहाल वो हायर फिजिक्स जिसको पढ़ना है, जिनको साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च करना है, उनके आगे आएगा, नीट वालों के लिए नहीं आने वाला। तो आप बस इतना इसको जाने काफी है। अच्छा, आप सवाल इसी, हाँ, एक लड़के के दिमाग में आया है कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट हम लेते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसमें चार्ज कहाँ है जी? कहाँ मोशन कर रहा है जी? चार्ज के मोशन उसमें हो रहे हैं, आउटर सेल में एटम्स के इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, और कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जा रहा है। अब सब सवाल पूछेगा लड़का, साहब लोहे के टुकड़े को तो ले लो, तो उसमें तो मैग्नेट का करेक्टर नहीं है, उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है मोशन कर रहे हैं जी, उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसिल हो जाता है किसी वजह से जो तुम अभी नहीं जानते, तो इसलिए उसमें डिटेल में हम नहीं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं बेटा, चार्ज। तो चार्ज की क्या प्रॉपर्टी लिखें हम? चार्ज, चार्ज की क्या डेफिनेशन लिखें? आप क्या लिखो? आप लिखोगे चार्ज इज अ प्रॉपर्टी by which an object feels or imparts electromagnetic force on other। चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिस वजह से कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास चार्ज प्रॉपर्टी है वो फील करता है, उस पर लगता है, या वो लगाता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाता है। अब जरा चार्ज के बारे में थोड़ी सी और बातें करेंगे। चार्ज बेटा होता है स्केलर। स्केलर यानी किसी सिस्टम पर, किसी निकाय पर नेट चार्ज, कुल आवेश, एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग से प्राप्त होगा। हिंदी लिख दिया लो। जैसा एक सिस्टम है, इसमें एक ये ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज है +3 कूलम, ये ऑब्जेक्ट है इस पे है -5 कूलम, तो क्यू नेट, नेट चार्ज हो जाएगा +3C-5C, यानी -2 5 कूलम। इस पर टोटल चार्ज कितना है? -2। सिंपल एल्जेब्रिक सम स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर रूल से जुड़ती है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। शॉर्ट में सी लिख देते हैं। चार्ज की स्केलर यूनिट क्या होती है? कूलम। पीजीएस यूनिट क्या होती है? पीजीएस यूनिट चार्ज की ये होती है बेटे ESU। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एनसीईआरटी चल रहा है,
जो आपको पढ़ना है, जो पढ़ करके आप आसानी से कंपटीशन इंटरमीडिएट भी बढ़िया चंगा, उसके बाद जिस कंपटीशन नीट वगैरह जेई वगैरह आसानी से आप क्वालिफाई कर ले रहे हैं। और ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको बेटा एक ईएसयू को एक फ्रैंकलिन भी बोलते, फ्रैंकलिन। और ये सबसे छोटी यूनिट है चार्ज की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ईजीएस यूनिट, जिसको ईएसयू बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो होता क्या है, एक ईएसयू वन फ्रैंकलिन। और वन फ्रैंकलिन कितना होता है, वन फ्रैंकलिन को क्या बोलते हैं, वन ईएसयू कितना होता है, उसको कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। इससे छोटा यूनिट चार्ज का नहीं है। अच्छा, अब आप कहोगे एसआई यूनिट और एसईजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU या 3 × 10⁻⁹ फ्रैंकलिन। ओके जेंटलमैन, जेंटल गर्ल्स, अब आगे बात करते हैं। कोई बॉडी चार्ज कैसे हो जाती, चार्ज कैसे हो जाती है, कैसे चार्ज हो जाता है, कहाँ से आया, किसी ने बहक मार दिया पहुंच गया चार्ज, नहीं, ऐसा नहीं। सब बॉडी के भीतर होता है, कुदरत ने फिट कर रखा है। अच्छा हाँ, इसका लार्जेस्ट यूनिट की भी बात कर लें। लार्जेस्ट यूनिट जो चार्ज का होता है वो होता है फैराडे। फैराडे, फैराड नहीं, फैराड तो उसका है कैपेसिटेंस का, फैराडे। और 1 फैराडे इज इक्वल टू आपका होता है 96500। 1 फैराडे 96500 क्या, कूलम, कूलम 96,500 कूलम। हाँ, बात उठी थी कि किसी बॉडी में चार्ज कैसे आता है। जरा एटम पर आओ दोस्त। हर एटम, न्यूट्रल एटम की बात करें तो न्यूट्रल एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आउटर सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। छोटा बच्चा एक कह रहा था यूकेजी का हमसे कि अंकल जी, हमने कहा "हाँ बेटा", कहा वो जो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसमें जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस चार्ज होता है। ने कहा अच्छा बेटा कितना प्लस चार्ज होता है, तो उसने कहा +E। इलेक्ट्रॉन के चार्ज नेगेटिव होता है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है। हमने कहा और न्यूट्रॉन भी तो होता है न्यूट्रॉन में, कहा हाँ न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं, वो न्यूट्रल होता है। ने कहा अच्छा। और उसने कहा कि एटम के आउटर सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते, तो प्रोटॉन में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर कितना चार्ज, +E, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पर प्लस में। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, तो उसने बताया कि न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन, आउटर सेल में उतना। जैसे मैं बनाऊं मैं बनाऊं हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस 2 या 4 न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नो, हीलियम बनाता हूँ, न्यूक्लियस नहीं बनाता। इसमें 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होगा। आउटर सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। इस पे कितना चार्ज, -C, -C, -C इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन पे चार्ज 2He4, प्रोटॉन पर चार्ज कितने, +2, 2He4, 2He4, 4 इलेक्ट्रॉन।
नहीं, ये एग्जांपल नहीं, कि मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, वो मास नंबर है, वो मास नंबर है, वो मास नंबर है। 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना, +2e। 2 न्यूटन का चार्ज कितना, कुछ नहीं। आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खाली 2 ही होंगे। मास नंबर 4 है ना, इलेक्ट्रॉन नंबर तो 2। तो जितना प्लस चार्ज न्यूक्लियस में, +2e, आउटर सेल में सही इलेक्ट्रॉन है। बच्चे ने मुझे बताया, मैं भी जान गया, तुमको भी पता है, न्यूट्रल है। अच्छा, अब एक चीज और जान ले बेटा, 11th में तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास, पढ़ा था। हाँ, पढ़ा था। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेंटर ऑफ मास मोटा मोटा मैं बताता हूँ, मैं डिटेल में 11th के लेक्चर में आप देखिएगा। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड वो पॉइंट जहां पर उसका टोटल मास कंसंट्रेटेड प्रतीत हो, अपीयर हो कि पूरा मास इसी पॉइंट पर है, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे एक ठीक ठाक आदमी है ना, तोंदा ओंदा नहीं निकला है, सही है, फिट है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसकी बॉडी पे क्या बोलते हैं, नेवल बटन, बॉडी बोलते हैं हम लोग के इलाके में। तो वहां पे होता है। अब सब डिस्टर्ब हो गया, अगर सब इधर फूल गया, इधर फूल गया, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे हो जाता है। पूरा मास कहाँ पर कंसंट्रेटेड, पूरी बॉडी के एक एसोसिएटेड एक पॉइंट पर, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ऐसे कॉन्सेप्ट है बेटा फिजिक्स में, सेंटर ऑफ चार्ज। कौन सा कॉन्सेप्ट? सेंटर ऑफ चार्ज। जैसे द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल एग्जैक्ट हूबहू कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ चार्ज। सेंटर ऑफ चार्ज क्या होता है? बहुत सारे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो, ये सब चार्जेस हैं, मान लेते हैं कि ये सब नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हैं। इनके टोटल चार्जेस इफेक्टिवली जितना भी चार्ज है, मान लिया -20e टोटल चार्ज है, इसका टोटल चार्ज इफेक्टिवली इस सिस्टम के किसी एक पॉइंट पर काम करता है, उसको सेंटर ऑफ चार्ज हो, सेंटर ऑफ चार्ज हो। उस सिस्टम का टोटल चार्जेस है तो यहाँ 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 यहाँ, लेकिन इफेक्टिवली किसी एक पॉइंट पर काम करेंगे। जैसे मास था, पूरा बटा हुआ था पूरी बॉडी में, लेकिन इफेक्टिवली एक पॉइंट पर काम कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरा मास यहीं पर कंसंट्रेटेड है। ऐसे सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है कि किसी सिस्टम से एसोसिएटेड वो पॉइंट जहां पर टोटल चार्जेस इफेक्टिवली काम करे, उसको सेंटर ऑफ चार्ज कहते हैं। अब ये न्यूट्रल है, मैंने कहा कि ये 2He4 न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ चार्ज है, ठीक उसी जगह पर निगेटिव चार्जेस का भी सेंटर ऑफ चार्ज, इसलिए न्यूट्रल। कह दो नहीं सर, आपने तो बोला कि इसमें +2e न्यूक्लियस में चार्ज और बाहर -2e न्यूक्लियस चार्ज, तो प्लस और माइनस बराबर हो। हाँ जी, वो तो है, मैंने कहा ना कि ये +2e और -2e। चलो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये दोनों जरूरी है एक ही पॉइंट पर काम करें, जहां पर न्यूक्लियस के प्लस चार्जेस का सेंटर जहां पड़ रहा है, वहीं पर आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्जेस का सेंटर पड़े, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। खाली इतना काफी नहीं है कि सिस्टम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है तो न्यूट्रल हो, ये जरूरी नहीं। जैसे मैं दिखाता हूं कि +2e चार्ज यहाँ पर, इसका सेंटर यहाँ पर है पॉइंट ए पर, और पॉइंट बी पर -2e चार्जेस का सेंटर पड़ रहा है, तो ये न्यूट्रल नहीं होगा, ये डाइपोल बन जाएगा, द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। भले ही इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, सेंटर ऑफ चार्जेस है, वो अलग अलग पॉइंट पर पड़ गए, इसलिए वो न्यूट्रल नहीं होगा। तो एटम न्यूट्रल है। एटम न्यूट्रल है, क्यों न्यूट्रल है? उसमें जितने इलेक्ट्रॉनों का नेगेटिव चार्ज है उतना ही न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी बात, जहां पर न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज का सेंटर काम कर रहा है, वहीं पर आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज का सेंटर काम कर रहा है, इसलिए वो क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रलिटी इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर नेचर। विद्युत उदासीनता
को प्रकृति पसंद करती है। जी, थोड़ा सा हट रहा हूं लेकिन आपके काम की। विद्युत उदासीनता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की कंडीशन को नेचर सपोर्ट करती है, प्रिफर करती है। कैसे? प्रूफ दो। मैं प्रूफ देता हूं कि पूरा यूनिवर्स किससे बना है? न्यूट्रल एटम से बना है। अच्छा, आपको अपना अगर घर बनाना हो तो किससे बनाओगे? मजबूत ईंट से कि कच्ची ईंट से? मजबूत। न्यूट्रल एटम मजबूत ईंट है, इसलिए उस यूनिवर्स ने जो अपनी ईंटें चुनी, एटम्स चुने, वो न्यूट्रल चुना। उसकी कारण है कि न्यूट्रल कंडीशन में सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो ईंटें मजबूत, एटम मजबूत, इसलिए उसने एटम को चुना। जैसे ही चार्ज होता है कोई एटम, वो फ्रेजाइल हो जाता है, उल्टाइल हो जाता है, वो तुरंत कहीं से अपोजिट चार्ज ढूंढने लगता है और उसी कारण वो केमिकल रिएक्शन करता है, उसी प्यास में दौड़ता है, कहीं से मिले हमें अपोजिट चार्ज जिससे मैं न्यूट्रल हो जाऊं। और बताऊं, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं, विद्युत विभव। जितनी ज्यादा न्यूट्रलिटी पाने की जितनी ज्यादा टेंडेंसी है, और ज्यादा चार्ज हो गया तो न्यूट्रल होने की उसके अंदर ज्यादा प्यास होगी, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा पैदा हो। कम चार्ज हुआ है, थोड़ा सा प्लस हुआ है, थोड़ा सा माइनस हुआ है, तो कम पोटेंशियल हो पाएगा। अब बेटे मेरे लल्लू लाल, अब किसी एटम से आउटर सेल का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। मैं एग्जांपल लेता हूं, +2। आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? -2। मैं इसी एग्जांपल, ये चीज 4 वाला, इसका एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर दिया? बाहर निकाल। क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो अब क्या बनेगा? ये प्लस हो गया। क्यों? अभी जितना माइनस था उतने जितना सेंटर में प्लस था उतने बाहर, अब सेंटर बाहर माइनस कम हो गया, तो इस पूरे घर में प्लस ज्यादा हो गया, माइनस कम। प्लस ज्यादा, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ गया? अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ला करके इसको दे दो, तो अब न्यूक्लियस में +2 ही है, लेकिन आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन माइनस है, इसलिए क्या बन जाएगा? माइनस चार्ज। यानी जो चार्ज होना होता है, चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। सिस्टम में अगर आया है इलेक्ट्रॉन बाहर से, तो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाए, और सिस्टम से गया है पॉजिटिवली चार्ज। वैसे जितना सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज, उतने सिस्टम में नेगेटिव चार्ज। यानी कि आप कहते हो न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि हुआ कि उसमें चार्ज नहीं है, उसमें चार्ज है उस सिस्टम में, लेकिन मसला है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है ठीक उतना ही। यानी कि बिना चार्ज के इस यूनिवर्स में किसी भी एंटिटी की कल्पना ही नहीं करी जा सकती है। सारा खेला चार्ज का है बाबू, सारा खेला चार्ज का है। अगर कोई न्यूट्रल है तो न्यूट्रल होने का मतलब उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन निकल गया, माइनस चार्ज कम हो गया, तो कुल मिलाकर के वो पॉजिटिव हो गया, न्यूक्लियस में पॉजिटिव ज्यादा है। अगर कोई निगेटिवली चार्ज हो गया, इसका मतलब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन का आ गया उस एटम में, और न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव उतना ही था, आउटर सेल में निगेटिव बढ़ गया, इसलिए वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल बन गया। अब सर तो कुल मिलाकर के हमारा कहने का मतलब हुआ कि चार्ज स्टेट का मतलब ये हुआ कि उस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को कंपेयर करके हम बताते हैं कि वो प्लस चार्ज है कि माइनस। कंपेयर करके बताएंगे, प्लस चार्ज ज्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज, माइनस चार्ज सिस्टम में ज्यादा है तो
निगेटिवली चार्ज, यानी चार्ज स्टेट मतलब उस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर की तुलना हुई, कंपैरिजन हुआ। चार्ज स्टेट का मतलब चार्ज होने का मतलब उस सिस्टम, उस निकाय में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन में डिफरेंस है, में डिफरेंस है। न्यूट्रल का मतलब जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, न्यूट्रल का मतलब उस सिस्टम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। निगेटिवली चार्ज का मतलब क्या हुआ? निगेटिवली चार्ज का मतलब क्या हुआ? कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या हुआ? किसी सिस्टम के पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या हुआ? कि उस सिस्टम में नंबर ऑफ प्लस चार्जेस यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो इसका मतलब अगर कोई न्यूट्रल है तो कहे ये मत कहना कि उसमें चार्ज नहीं है, वो चार्ज से ही बना है। हाँ, ना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, नहीं नेगेटिव चार्ज है। और जहां पर पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर पड़ रहा है वहीं नेगेटिव चार्जेस का सेंटर पड़ रहा है। अभी मैंने आपको जैसे बताया ना कि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल उसी के पैरेलल फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास का, चार्ज का कॉन्सेप्ट है। अब स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज की क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये होते हैं बेटे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है स्मॉलेस्ट चार्ज। ये प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली वैसे क्या होता था स्मॉलेस्ट यूनिट? वैसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता था? 1 ESU या 1 फ्रैंकलिन। क्या होता था? 1 फ्रैंकलिन। ठीक। अब एक और चार्ज की मैं प्रॉपर्टी बताता हूं। किसी बॉडी में चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कितना टाइम हो गया है बच्चों? 1 आवर हुआ कि नहीं? है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए, चार्ज ऑफ ए बॉडी ये कहता है चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इन इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल को हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्ण गुणज, इज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन का सिद्धांत कहता है कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में हमेशा होगा।
यानी कि जो सबसे यूनिट जो एग्जिस्ट करेगी इन प्रैक्टिस वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चाहे माइनस में चाहे प्लस में। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी, और इसकी वैल्यू होती -1.6 × 10⁻19 प्लस। ओके। प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज ये होता है प्लस, मीन्स 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये प्लस में हो, ये माइनस में। तो फंडामेंटल है वो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो n, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये n प्लस में हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस। अब हम आपको स्पेसिफिक चार्ज का कॉन्सेप्ट बताने वाले थे, परंतु पहला ही लेक्चर मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं, आपका इंटरेस्ट बना रहे, कंटिन्यू करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी फोरम बाय मिस मिश्रा। मेरा जो मोटो है वो आपको एनसीईआरटी बेस पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर देना। आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपका बेस तो एनसीईआरटी है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जैसा कि मैं पहले बताया हूँ, मोर देन 80% क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी डायरेक्टली, अगर आप कॉन्सेप्ट की समझ रखते हैं। पढ़ना मुश्किल होता है, समझ नहीं पाते हैं, उसी को इस चैनल में हम बहुत इजी गोइंग कर देंगे आपके लिए, आपके लिए बिल्कुल इजी गोइंग होगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, हमारा भी उत्साह बढ़े और आप लोगों का डेवलपमेंट हो सके। थैंक यू, थैंक यू।